हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो टॉपिक होगा वो होगा कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या हैं, यानी एक्सेप्शन टू दी सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के क्या अपवाद हैं, इस पर हमको आज चर्चा करनी है, क्योंकि लगभग कई एंट्रेंस एग्जाम में सीधा इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और हम लोगों का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई कर सकें। इस तरह से हमको सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो आपको देखने को मिलेगा, पूरा सिलेबस भी पढ़ने को मिलेगा, छोटे वीडियो भी देखने को आपको मिलते रहेंगे। कोशिकावाद या कोशिका अपवाद कोशिकावाद या कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है इसके सेल थ्योरी के, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या है, अब पहली बात तो आती है किनको हम कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत रख सकते हैं, किसको मानेंगे कि ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। देखिए सीधी सी बात है, जो जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, कोशिका सिद्धांत के रूल को फॉलो नहीं करता है, उसको हम कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत रखते हैं। पहली बात तो तुमको पता ये होनी चाहिए कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। तो कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इस पर आपको अपने ही इस YouTube चैनल पर कई सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, इस पर वीडियो पड़ा हुआ है पूरा विधिवत। तो जो जीव कोशिकावाद का पालन नहीं करता है उसको कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत रखते हैं। क्या लिखा है, जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है उसे कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 1 इसमें आता है आपका वायरस, यानी विषाणु, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस। अब कहोगे सर विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है कैसे? देखिए कैसे है, रटने से काम नहीं चलेगा। विषाणु हो गया है ना, इस तरह से रट लोगे 4-5 पॉइंट, ऐसे आपको कंफ्यूजन रहेगा, है ना। अपवाद है तो क्यों है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य क्या है, प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का आपसे संबंध हो तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो वायरस अपवाद क्यों है, देखिए जैविक प्रक्रियाओं, है ना, जैविक प्रक्रियाओं के लिए, कोई भी जैविक प्रक्रिया हो, उसके लिए उपापचयी क्रियाओं का होना बहुत जरूरी है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन वायरस में क्या होता है, जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपापचयी क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती हैं, इनका अभाव होता है। तो क्या लिखा है, जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपापचयी क्रियाओं का अभाव होता है वायरस में, इसलिए वायरस क्या है, कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है ना। क्योंकि जैविक प्रक्रियाएं तभी संपन्न होगी जब उपापचयी क्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करती होंगी। दूसरा एक कार्य यह भी है कि इसमें जीव द्रव्य का अभाव होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य का अभाव होता है, क्योंकि इसके पास अपना व्यक्तिगत जीव द्रव्य देखने को नहीं मिलेगा। जब इसको आप किसी सजीव से बाहर कर दोगे तो एक निर्जीव कण के समान व्यवहार करता है, तो वहां पर उसके पास जीव द्रव्य का अभाव होता है। नंबर 2, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। आप कहोगे सर प्रोकैरियोटिक जब कोशिका है तो फिर कोशिका सिद्धांत को फॉलो क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो कोशिका है, ये बात ठीक है, प्रिमिटिव सेल है, प्राचीनतम सेल है, किंतु इसके पास विकसित, यानी सीधी बात एक है कि इसके पास केंद्रक का अभाव है, और जिसके पास केंद्रक का अभाव है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। तो क्या होता है, इसके पास विकसित केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत क्या आते हैं, आपके मुख्य रूप से याद रखना, नील हरित शैवाल, जिनको हम बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हो, बैक्टीरिया भी कहा जाता है उनको, वर्तमान में उनको बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। नील हरित जीवाणु, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो एक तो वो आते हैं, दूसरे सभी के जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो सभी इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। यानी सीधा आप याद रखो, मोनेरा के अंतर्गत, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया आते हैं या फिर जितने भी जीव आते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका को फॉलो करते हैं। अगला है लाल रुधिर कोशिका, यानी आरबीसी जो होती है ये भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती है। और इसके साथ साथ पादप में चालनी नलिका, ये भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती है, क्योंकि इनके पास केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक के पास भी केंद्रक नहीं था, है ना, और इसके पास भी केंद्रक नहीं होता है। लेकिन एक बात इसमें और रख सकते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कि इनके पास अन्य कोशिकांग भी नहीं होते हैं, अन्य कोशिकांग भी नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास अन्य कोशिकांग भी नहीं होते हैं, अन्य कोशिकांग का
अभाव, ये भी होता है ना, तो ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। लाल रक्त कणिका और पादप कोशिका में चालनी नलिका, इंपॉर्टेंट, चालनी नलिका, और जंतुओं में बात करो तो लाल रुधिर कणिका, ये भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इनके पास केंद्रक नहीं होता है, इसलिए ये भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है वाउचेरिया, है ना, ये क्या है, ये एक शैवाल है, क्या है, शैवाल है। और इसके बाद राइजोपस, राइजोपस क्या है, ये एक आपका कवक है, क्या है, कवक है। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक के नंबर ज्यादा है, अनेक केंद्रक होते हैं, है ना, केंद्रक अनेक होते हैं। तो प्रॉब्लम ये भी है, यदि केंद्रक नहीं है तब भी वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करेगा, और यदि केंद्रक एक से ज्यादा है तब भी वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। ये दो से ज्यादा है ना, बहु केंद्र की संरचना है, तब भी वो केंद्रक का पालन, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। तो इन सभी को हम लोग कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत रखते हैं। कौन कौन हो गए, विषाणु यानी वायरस जिसको बोल सकते हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें जीवाणु और नीले शैवाल आ जाते हैं, लाल रुधिर कणिका, पादप में चालनी नलिका, है ना, वाउचेरिया, और इसके बाद राइजोपस, ये शैवाल है और ये फंजाई है यानी कवक है। ठीक है, धन्यवाद। आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।